हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आज हम डीसी मशीन का जो चैप्टर स्टार्ट करे थे जनरेटर उसमें कंप्लीट कर ली हम। और आज पढ़ेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या होता है। मेरी कोशिश है कि दो वीडियो में हम इसको पढ़ें, पार्ट वन एंड पार्ट टू। और डीसी मशीन हम कंप्लीट कर लेंगे। जनरेटर कंप्लीट हो चुका है। अब मोटर को हम कंप्लीट करते हैं और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको हम रिवीजन करेंगे, जो कि आपके लिए एएलपी, आने वाली बिजली बोर्ड इलेक्ट्रिकल की जितनी भी है, आईटीआई के लिए इलेक्ट्रिशियन एंड जेई लेवल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आप इसको रिवीजन के पर्पज से देख सकते हैं। यदि आप अभी तक नहीं पढ़े तब भी मैं आपको कह सकता हूं कि आपको अभी तक नहीं पढ़े तब भी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आसानी से बन सकेंगे। ठीक, आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं समय को ना गवाते हुए। ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इसका कि मोटर होता क्या है। मोटर एक्चुअल में क्या है, तो डीसी मोटर की संरचना, इसकी संरचना डीसी जनरेटर के समान होती है। लेकिन हम इसका रूप देखेंगे, दोनों संरचना में थोड़ा सा अंतर नहीं होगा। एक ही डीसी मशीन को हम कैसे कर सकते, जनरेटर और मोटर दोनों के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इंटरनली बात करेंगे तो उसका आप देखना कि किस तरह से, जिस प्रकार से पूरा जनरेटर हम पढ़े सेम टू सेम उसी प्रकार से हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो डीसी जनरेटर के समान ही मोटर भी सीरीज, शंट और कंपाउंड में अलग अलग डिवाइडेड रहती है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल, कि इसका प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है। तो प्रिंसिपल में आप इसको देखें, ये वाला ऑपरेशन सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल इसका ये वाला देखो। ये एक नियम है, चुंबक मान के चलो हम मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके हमने चुंबक ये बना लिया। ठीक है। ये चुंबक हमने बना लिया। बाहर चुंबक क्षेत्र कैसे, एन से लेकर एस की ओर चलते हैं। ठीक है। और अंदर चलते हैं चुंबक क्षेत्र एस से लेकर एन की ओर चलते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए बेसिक। और इसके अगर आपको ये भी नहीं आता है मैग्नेट क्या आता है, तो मैग्नेट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी इसका चैप्टर बना दिया हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल का। उसको भी मैं शॉर्ट रिवीजन करवाया हूँ, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। कि मैग्नेट क्या है, परमेबिलिटी क्या होती है, और फ्लक्स क्या होता है, वो कहाँ पर डायमैग्नेटिज्म कहाँ यूज करते हैं हम, परमेबिलिटी कहाँ अधिक होना चाहिए, कहाँ रिएक्टेंस से होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इसका रीजन आपको पता बेसिक इलेक्ट्रिकल में पता चलेगा। मैंने इसका प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाके उसको एक बार अवश्य देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब फेराडे का नियम के अकॉर्डिंग इसमें क्या रहता है कि यदि हम किसी धारा प्रवाहित चालक को चुंबक क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या, एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है। तो इसी कारण से जो आर्मेचर हमारा वो घूमने लगेगा। ठीक है। कैसा होगा, एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसमें टार्क उत्पन्न हो जाएगा और वो घूमना शुरू कर देगा। ठीक। तो ये फोर्स रहता है पी, आई और एल में रहता है इतना, फ्लक्स डेंसिटी और करंट जितने हम दे रहे वो और लंबाई। ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट की बात करें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है। ये इसके द्वारा आती है वेबर, फ्लक्स की यूनिट वेबर और मीटर स्क्वायर। ठीक है। यदि किसी धारा प्रवाहित चालक तार को चुंबक क्षेत्र में रखते हैं तो उस तार, चालक तार पर चुंबक क्षेत्र के लंबवत एक बल काम करता है जो उसे चुंबक क्षेत्र से बाहर रखने की कोशिश करता है। कहां से, चुंबक क्षेत्र से उसको बाहर करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब चालक तार पर क्या लगेगा, एक बल काम करेगा, वो बल हम इस नियम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। F बराबर होगा BI L न्यूटन। ठीक है। इस नियम के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला, बल निकाल लेंगे। ठीक है। इसके द्वारा आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। इसमें क्या है, बल F है और ये फ्लक्स डेंसिटी और करंट, फ्लक्स डेंसिटी के मान और लंबाई दे सकता है और करंट का मान, किसी एक का मान कोई भी पूछ सकता है। इस फार्मूले के द्वारा चारों हमें पॉइंट निकाल सकते हैं। चालक तार पर लगने वाले बल, इस बल की दिशा डीसी शंट मोटर के घूमने की दिशा को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। ठीक है। कौन सा नियम, लेफ्ट हैंड नियम ये है, इसका यूज करेंगे हम।
कि चालक पर लगने वाला जो बल रहेगा वो कितना है। ठीक है, मध्य रहेगी यह चालक में करंट की दिशा को, चुंबक क्षेत्र की दिशा, अंगूठा इसके ऊपर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। तो लेफ्ट हैंड का नियम यूज करेंगे, और ये नियम हमारा राइट हैंड का जनरेटर में यूज करते थे हम। ये चुंबक क्षेत्र की दिशा दोनों सेम दर्शाएंगे, ठीक है, और मध्य चालक में प्रवाहित करंट की दिशा, और ये केवल घूमने की दिशा को दिखाता है जनरेटर में, और इसमें क्या है, ईएमएफ की दिशा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना इसमें। अब बैक ईएमएफ के बारे में अगर हम देखेंगे, बैक ईएमएफ किस तरह से जनरेट होता है, तो मैंने आपको इसमें बताया था, जो बैक ईएमएफ जनरेटिंग वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसको मोटर में हम बैक ईएमएफ बोलेंगे, या फिर इसको हम बोल देंगे इससे जनरेटिंग। ठीक है, फ्लक्स जेड पी एंड एन बटे में 60 गुणित ए, ये हमारे पास रहेगा। जनरेटिंग बैक ईएमएफ इतना रहता है जितना इसमें फ्लक्स रहेगा वो। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था फोर्स जो लग रहा है बी आई और एल था, ये भी याद रखना, और ये वाला सेकेंड वाला फार्मूला ये है। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, अप्लाई वोल्टेज दी गई वोल्टेज ये है, यहां से दी गई वोल्टेज है, यहाँ पे, यहां से दी गई वोल्टेज ये, यहां से हम सप्लाई को देंगे, तो आर्मेचर में क्या होगा, करंट प्रवाहित होगा। और मैग्नेट के लिए हम अलग से, ये हमारे पास वाइंडिंग है, यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेट है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं हम, धारा प्रवाहित करंट कैरिंग कंडक्टर को हम वहां पे प्लेस्ड कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक बल उत्पन्न हो रहा है, और वो बल उत्पन्न होकर उसमें टार्क में कन्वर्ट होगा, और आर्मेचर को वहां पे घुमाएगा वो। ठीक है, अब उसको हम अलग अलग रूप में हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, देखो कि हम चेंज करेंगे तो देखो, कुछ इसमें कांस्टेंट रहता है, जैसे कि एक बार हमने कंडक्टर लगा दिया वो भी कांस्टेंट रहेगा, पोल हमने जितने लगाए वो भी रहेगा। ठीक है, बटे में एक, ये क्या है कि एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, मतलब कि इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, एक बार हम किसी भी मोटर को डिजाइन कर देंगे तो वो सेम ऐसा रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास देखो बैक ईएमएफ समानुपाती क्या हो जाएगा, फ्लक्स और एन। ठीक है, ये बैक ईएमएफ के समानुपाती, अगर हम फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास बैक ईएमएफ बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तब भी हमारे पास ये बढ़ जाएगा जनरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। अब हमारे पास बैक ईएमएफ तो है नहीं, जो हमारे पास आ रहा ना, क्या आ रहा है, सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज को देखेंगे हम। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, एक और इक्वेशन हमारे पास ये रहती है, जितनी हमने सप्लाई वोल्टेज दी बराबर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा, प्लस में आर्मेचर में लॉसेस, ये हमारे पास है। अब आर्मेचर करंट भी हम निकाल सकते हैं, इसका तरफ वी माइनस ई बी बटे में आर ए हो जाएगा, बराबर आर्मेचर करंट, ये हमारे पास है। ठीक है, आगे बढ़ेगा। जब डीसी मोटर को सप्लाई देने पर उसका आर्मेचर घूमता है, तो आर्मेचर कंडक्टर मेन पोल की फ्लक्स को काटता है, किसकी, जो मेन पोल रहेगा उसकी फ्लक्स को काटेगा। इससे उसके ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ये ईएमएफ की दिशा अप्लाई वोल्टेज के विपरीत में रहती है। कैसी, जो अप्लाई करेंगे हम वोल्टेज उसके विपरीत में होगी, इसलिए इसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैक ईएमएफ क्यों कर रहे हैं, और इसको क्यों हम बैक ईएमएफ भी कर बोलते हैं। तो जो अप्लाई वोल्टेज है उसके ऑपोजिट होने के कारण। ठीक है, बैक ईएमएफ रनिंग अवस्था में पोल की फ्लक्स और आर्मेचर स्पीड के गुणनफल के समानुपाती होती है। किसके, बैक ईएमएफ किसके समानुपाती है, जो हमारी फ्लक्स रहेगी और उसके स्पीड के डायरेक्टली गुणनफल में रहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड। इसमें पूछ सकता है, यहाँ पे देखो बैक ईएमएफ को हम बटे में फ्लक्स लिखेंगे बराबर एन, अगर फ्लक्स हमारे पास कम होता तो ये स्पीड बढ़ जाएगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें। ठीक है, इसको भी ध्यान देना। अतः डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की दिशा, डीसी मोटर में क्या होगा, बैक ईएमएफ की दिशा, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ दो काम करते हैं, बैक ईएमएफ के सब दो काम करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन कौन से काम करेगी। विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करेगी, है ना, एंड सेकेंडरी काम करेगा, आर्मेचर में उत्पन्न करंट को नियंत्रित करेगी।
क्या करेगी, आर्मेचर में उत्पन्न करंटों को नियंत्रित करेगी। तो हमारे पास जो बैक ईएमएफ है दो प्रकार का काम कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है और आर्मेचर करंटों को वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। अब हम मोटर के इक्वेशन का हम देखेंगे, वोल्टेज इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन को आप याद ना रखें, उसको समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश ऐसे कर सकते हैं कि हम देखो सप्लाई क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं वी, जो कि मोटर को सप्लाई दे रहे वी, तो ये बराबर में होना चाहिए हमारा बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा वहां पे आर्मेचर में, ये प्लस में आर्मेचर करंट बहेगा तो आर्मेचर में कॉपर वाइंडिंग है। अब कॉपर वाइंडिंग क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका जब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम कॉपर लॉस बोलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई ए और आर ए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनता है, अप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू में बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस जो ड्रॉप रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो सेकेंडरी में हमने क्या करा, इन लोगों ने इस फार्मूले से इसका संरचना कर दी, बैक ईएमएफ माइनस इसको कर ली, ये इधर आया इधर गया है, दोनों बस, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आपको मतलब फार्मूले को अलग अलग करते आना चाहिए। ठीक है, कि किस प्रकार से आए। हालांकि इसको और डीप में पढ़ेंगे तो और भी इसको हम डीप में पढ़ सकते कि किस प्रकार से जनरेट हुआ, लेकिन हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए, और जो इम्पोर्टेंट है उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, डीसी मोटर को दी गई वोल्टेज का मान V है और बैक ईएमएफ हमारा EB है और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे डीसी मोटर का पावर इक्वेशन। पावर इक्वेशन होता क्या है डीसी मोटर का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पावर हमने ये दिया है क्या है, वोल्टेज एंड करंट का दोनों का गुना करा तो ये पावर होगा। ठीक, ये पावर हमारा रहेगा इनपुट पावर, बराबर करा हमने आर्मेचर में जो वोल्टेज रहेगा, उत्पन्न जो पावर रहेगा आर्मेचर में, ये हमारे पास ये आर्मेचर पावर रहेगा, प्लस में जो आर्मेचर लॉसेस है, आर्मेचर में जो जितनी पावर लॉस कर रहा है वो, ये हमारे पास आएगा आर्मेचर लॉस। ठीक है, तो ये हम पावर इक्वेशन, ये क्या है, इनपुट दी गई पावर हो गई, ये क्या है, कॉपर लॉस पावर, और ये है इलेक्ट्रिकल पावर ही मैकेनिकल पावर में परिवर्तित हो रही है। कितने पावर परिवर्तित हुई, ये वाला हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डीसी मोटर में अधिकतम पावर की स्थिति क्या होती है, या अधिकतम पावर की कंडीशन में क्या पोजीशन रहेगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो डीसी मोटर में यदि हम बैक ईएमएफ का मान अप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर होता है तो मोटर अधिकतम पावर उत्पन्न करती है। किसका, अप्लाई वोल्टेज का आधा के बराबर रहेगा तो मोटर का अधिकतम पावर की स्थिति कहलाती है। क्या है, बैक ईएमएफ का मान, ये बैक ईएमएफ है। ठीक है, ये कितने जितने वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके आधे के बराबर होना चाहिए। ये मोटर के केस में है, जनरेटर के केस में इसका ऑपोजिट हो जाता है, जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसका आधा जो टर्मिनल वोल्टेज पे भी मिलेगा उसका। ठीक है, तो ये हो गया। अधिकतम पावर की स्थिति में डीसी मोटर की दक्षता कितनी होनी चाहिए, जब वो आधा आउटपुट दे रहे तो 50% रहनी चाहिए। कितना, 50% होनी चाहिए। कम हो जाती है इसलिए ये स्थिति केवल स्थितिक होती है। क्या है, स्थितिक रूप में हम इसको मान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल कंडीशन में बैक ईएमएफ का मान अगर हम देखेंगे तो इसका ज्यादा मान रहता है और इसकी इफिशियंसी लगभग 80 से लेकर 90% तक रहती है। ठीक है, कितने, 80 से लेकर 90% रहती है, तो इसको ध्यान देना आप। डीसी मोटर का आर्मेचर टार्क, अब डीसी मोटर में आर्मेचर टार्क कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखते हैं। किसी भी अक्ष के चारों तरफ उसे टर्न या ट्विस्ट करने के लिए
लगाया गया बल टार्क कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये घूमने वाला पार्ट मान लो, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो इधर से जो फोर्स लगेगा ना, इधर से इधर घूमेगा ये। तो इधर जो फोर्स लग रहा है ट्विस्ट करने के लिए, उसके ट्विस्ट करने के लिए जो फोर्स लग रहा, उसी को हम टार्क बोलेंगे। और ये टार्क ऐसा रहता है, जितना बल लग रहा है और इसकी लंबाई जितनी है, ठीक है, जितनी ज्यादा रहेगी उतना वो बढ़ता जाएगा। तो टार्क बराबर हमारे पास रहेगा टॉर्क बराबर बल गुणित त्रिज्या हो जाएगा। क्या होगा, बल गुणित त्रिज्या। ठीक है, तो आप देखना, बल हमारे पास एफ में करेंगे और त्रिज्या आर में। न्यूटन मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी, किसकी, बल की यूनिट क्या है, न्यूटन। और रेडियस को मीटर में हम मेजर करते हैं, तो न्यूटन मीटर में आ गए। ठीक है, अब हम आर्मेचर में देखते हैं कि भाई कितना टार्क उत्पन्न हो रहा। ठीक है, कुल आर्मेचर टार्क। तो आर्मेचर टार्क बराबर हम देखेंगे, आर्मेचर टार्क बराबर 0.0 सॉरी 0.159 एंड फ्लक्स जेट आर्मेचर करंट इनटू पोल बाय ए। यह हमारे पास आर्मेचर टार्क का एक फॉर्मूला है। और आर्मेचर टार्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये यूनिट है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या है, देखो जेड है, आर्मेचर में जितने कंडक्टर है वो, और ये पोल है, और ये समांतर पाथ। ठीक है, अब रनिंग कंडीशन में क्या होगा, कि रनिंग कंडीशन में भाई उसमें कुछ चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो जो जैसे मोटर बनी है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जितनी बना दी गई है, जैसे पोल का आप एक बार ही उसको डिजाइन करोगे, उसके बाद आप चलती हुई मोटर में चेंज तो नहीं कर सकते। ठीक है, कंडक्टर एक बार आपने वाइंडिंग कर दिया आर्मेचर में, तो वो वाइंडिंग बेस सेम टू सेम रहेगी, जितने कंडक्टर यूज किए वही रहेगा। रनिंग कंडीशन में उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्टेबिलिटी, स्थिर अवस्था, जैसे 0.159 जेट हो गया एंड पी और ए हो गया, ये स्थिर रहता है। ठीक है, कैसा रहेगा, ये स्थिर होगा। अब हमारे पास टार्क है, जो कि आर्मेचर टार्क समानुपाती हो जाएगा फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट के। इसको हम आर्मेचर की करंट को चेंज कर सकते हैं सप्लाई के द्वारा, और फील्ड फ्लक्स को भी हम सप्लाई चेंज करके चेंज कर सकते हैं रनिंग कंडीशन में। ठीक है, तो हमारा टार्क है रनिंग कंडीशन में फ्लक्स और आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, रनिंग अवस्था में डीसी मोटर का आर्मेचर टार्क पोल के फ्लक्स पर और आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंडेंट रहे। ठीक, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है शाफ्ट टार्क। देखो, आर्मेचर में टार्क हमने देख लिया। अब हमें, जैसे आर्मेचर एक सॉफ्ट के ऊपर लगा है, उसके ऊपर वाइंडिंग की है। अब सॉफ्ट टार्क हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट टार्क से ये है कि हम आर्मेचर में वाइंडिंग कर रहे हैं, वाइंडिंग करने के बाद उस वाइंडिंग में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, और उसमें करंट बहेगी, तो भाई वहां पे आई स्क्वायर आर ए में जो पावर लॉस होती है, उसके कारण से हमें सॉफ्ट टार्क कम मिलेगा, जो आर्मेचर टार्क है उससे। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखना है। सॉफ्ट टार्क ये है, ठीक, घर्षण हानि, और घर्षण हानि के कारण शाफ्ट पर मिलने वाले टार्क हमेशा आर्मेचर टार्क से कम रहेगा वो। ठीक है, किससे, आर्मेचर टार्क से कम होता है। डीसी मोटर की स्पीड, किसी डीसी मोटर की स्पीड, स्पीड की बात करता हूं मैं, डीसी मोटर की बैक ईएमएफ, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स एन ए। ठीक है, डीसी मोटर की स्पीड, तो ये डीसी मोटर की स्पीड हमने देखा इसके द्वारा, कि देखो ये हमारे पास स्पीड क्या है इसके, तो देखो ये फ्लक्स इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बैक ईएमएफ बटे फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर हम कुछ मान रख सकते हैं क्या, कि V माइनस आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप, ये क्या आ जाएगा, बैक ईएमएफ आ जाएगा। ठीक, बैक ईएमएफ आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं V माइनस आर्मेचर लॉसेस बटे फ्लक्स समानुपाती एन। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा कि भाई हम टर्मिनल में सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके भी हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड फ्लक्स को चेंज करके भी हम
स्पीड को चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो, बैक ईएमएफ तो हम जितनी सप्लाई दे रहे हैं ना, वही तो निकल रहेगा हमारा। बैक ईएमएफ जितने हम सप्लाई दे रहे हैं, इसके द्वारा बैक ईएमएफ हमारा रहेगा। लेकिन हमारा बैक ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसके ऊपर। अगर हमारी वोल्टेज कम होती है तो बैक ईएमएफ हमारा कम हो जाएगा और स्पीड हमारी कम हो जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो फ्लक्स को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर फ्लक्स को घटा दिए तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। अब मैंने आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब हम डीसी मोटर के ऊपर आते हैं कि वो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है। डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को आप पहले देखते हैं हम। ठीक है। उसकी बनावट आप जानते हैं, जैसे कि आर्मेचर है। आर्मेचर के सीरीज में हम डायरेक्ट वाइंडिंग को लगाते हैं, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है। तो ये क्या है? जैसे हमने यहाँ से सप्लाई दिया, इसी से के द्वारा यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा और ये आर्मेचर में जाएगा। तो ये ध्यान देना कि आर्मेचर करंट बराबर में लोड करंट रहेगा, इसमें सेम रहेगा। ठीक है। अब यहाँ अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड में क्या होगा कि भाई जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा किसके? आर्मेचर करंट के। ठीक है। फ्लक्स और आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फील्ड का फ्लक्स आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। अब ये डायग्राम में आप याद रखना, टार्क और ये करंट। जैसे जैसे हमने क्या करा है, करंट बढ़ाते गए, टार्क भी हमारा बढ़ते गया, ये बढ़ते गए। ठीक है। अब पोल के संतृप्त होने के बाद टार्क इस तरह से चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट। और उससे पहले अगर हम बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टार्क का आर्मेचर करंट के स्क्वायर के रहेगा। इसका क्यों रहता है? तो एक मेन रीजन ये है कि भाई ये जो आर्मेचर करंट है फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टार्क था हमारा, टार्क फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। और इसका हमने स्क्वायर में इसीलिए करा था कि फ्लक्स हमारा आर्मेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है। तो आपको इतना याद रहना चाहिए, अलग अलग एग्जामों में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। और यूथ कंपटीशन के जितने एमसीक्यू है, जेई लेवल पे जितने पूछे गए हैं, उनको मैं हम डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलल में चल रहा है। जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। नोट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डाल रहा हूँ। जितने भी कैंडिडेट जुड़ते हैं अपने एक दूसरे को जोड़े। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिल रहा है, उसके नोट्स भी मिल रहे हैं। तो बस एक ही है यार कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके हमें बताइए। अगर अच्छा वीडियो लग रहा है, कुछ कमी है इसमें, तो हम मेरी कोशिश ये है कि मैं आने वाले समय में बहुत ही इसमें चेंजेस करूंगा। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इस कारण से मैं इसको पहले मैं अपने नोट्स को ही पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मैं पीपीटी के ऊपर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके एनिमेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी बनाया जाएगा मेरी कोशिश ये रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। ठीक है। बस कोशिश ये है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। ठीक। आइए अभी हम पढ़ते हैं। डीसी मोटर का आर्मेचर टार्क इसके समानुपाती होता है। पोल के संतृप्त होने से पहले ये फ्लक्स आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा। ठीक है। तो जो टार्क रहेगा वो स्क्वायर में आएगा। अतः डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। अलग अलग आपको मोटर दे देंगे, जैसे संट मोटर देंगे, कंपाउंड मोटर दे देंगे, इसमें सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टार्क कौन सा है? तो डीसी सीरीज का रहेगा। इसलिए हम इसको हैवी लोड पर स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि ट्रेन में यूज करते हैं और होइस्ट, क्रेन, इन जगहों पर इसका यूज करते हैं। डीसी सीरीज मोटर का यूज कहाँ होता है ये भी पूछा जाएगा। ठीक है। पोल के संतृप्त होने के बाद पोल की फ्लक्स कांस्टेंट हो जाती है, फिर आर्मेचर करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में टार्क रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण। हम देखेंगे स्पीड और आर्मेचर करंट में क्या रिलेशन है। ठीक है।
डीसी मोटर की स्पीड, जैसे मैंने आपको बोला था ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक ईएमएफ बटे में फ्लक्स। अब स्पीड कैसा रहेगा? फ्लक्स तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट आर्मेचर करंट का है, ठीक है? तो इसमें रहेगा आर्मेचर करंट को चेंज करा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो हमारी स्पीड चेंज हो जाएगी। स्पीड कैसे चेंज हो रही है? जब हम इस फ्लक्स को कम कर रहे तो स्पीड बढ़ रही है, ये हमारी प्रोसेस है, ठीक है? अब देखो, लोड के परिवर्तन करने से बैक ईएमएफ को मान में बहुत कम परिवर्तन होता है, इसलिए स्थिर मानते हैं। अतः मोटर की स्पीड इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है? सीरीज मोटर में पोल की फ्लक्स कैसी है? आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। नो लोड पर आर्मेचर करंट नगण्य रहता है। कैसा? नो लोड पर आर्मेचर करंट नगण्य रहेगा तो फ्लक्स हमारा कैसा रहेगा? जीरो होगा। और ये स्पीड कैसी रहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक ईएमएफ बटे फ्लक्स है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो भाई हमारा इन्फिनिटी में चले जाएगा ये, ठीक है? इसलिए इसको हम कभी भी नो लोड के ऊपर ऑपरेट नहीं करेंगे, लोड कनेक्ट करने के बाद इसको ऑपरेट करेंगे। अतः मोटर की स्पीड खतरनाक रूप से बढ़ जाती है और सैद्धांतिक रूप से स्पीड अनंत से बढ़ जाती है और उच्च सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर काम करेगा और वाइंडिंग उखड़ जाएगी और आर्मेचर टूट फूट जाएगा, ठीक है? इसलिए हम डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड के ऊपर स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है? डीसी सीरीज मोटर को नो लोड के ऊपर क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? आपको वाइवा में भी पूछ सकता है। इसका मेन रीजन यही है कि हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अगर उसके ऊपर हम फ्लक्स जीरो है तो स्टार्टिंग अधिक रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा, ठीक है? मोटर पर लोड बढ़ने पर आर्मेचर करंट बढ़ती है, ठीक है? मोटर के ऊपर जैसा जैसा लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी। देखो, आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो क्या होगा? फ्लक्स हमारा बढ़ जाएगा। अब फ्लक्स बढ़ेगी, ध्यान देना, फ्लक्स बढ़ेगी तो देखो, एक बटे ये फ्लक्स फ्लक्स बढ़ रही है तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक? यहाँ पे वही लिखा होगा, मोटर की स्पीड कम हो जाती है फ्लक्स बढ़ती है तो, होने लगती है और पोल संतृप्त हो जाती है तो स्पीड स्थिर हो जाएगी। तब क्या है? सेचुरेशन पॉइंट होगा पोल, तो उसके बाद तो फिर वो फ्लक्स बनाना ही कम कर देगा ना। तो देखो, सबसे पहले नो लोड की कंडीशन में देखो, आर्मेचर करंट देखो ये, उसके बाद ये हमारा जैसे 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 बढ़ता गया करंट का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पीड भी कम होती जा रही है, ठीक है? तो इसको ध्यान देना किस तरह से चल रहा है यहाँ के वो, इसका जो डायग्राम प्रोविलियर रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा? अति प्रोविलियर रहेगा, हाइपर गोला, हाइपर, ठीक है? नेक्स्ट हो जाएगा इसमें देखो, स्पीड एंड आर्मेचर टार्क अभिलक्षण। स्पीड के साथ में हम क्या कर रहे हैं? टार्क, ठीक है? तो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर टार्क अभिलक्षण उसकी स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण के समान होता है। कैसा रहेगा? डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर टार्क अभिलक्षण उसकी स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण के समान होता है। शून्य टार्क पर मोटर की स्पीड हाई होगी, शून्य टार्क पर मोटर की स्पीड हाई होगी और टार्क बढ़ने पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है? कैसा है? डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर टार्क उसकी स्पीड आर्मेचर करंट के समान, किसके? आर्मेचर करंट के समान। तो देखो, टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट और फ्लक्स, ठीक? तो हमेशा ध्यान रखना, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ रहा है। अगर हमारे पास टार्क बढ़ती है तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, सीरीज मोटर की बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर हमारी टार्क कम होती है तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम संट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, ठीक है? संट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को देखते ही ये हमारे पास संट मोटर इसलिए बोलते हैं कि हमारे आर्मेचर, ये है आर्मेचर, ठीक है?
इसके पैरेलल में क्या है, इसकी वाइंडिंग को हम लगा दिए, ये इसके पैरेलल में लगा दिए, प्लस एंड माइनस, और यहाँ पे हमने 200 वोल्ट सप्लाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सप्लाई देंगे तो कुछ करंट इधर आएगी जिसको हम संट करंट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, संट करंट बोलेंगे। और यहाँ पे जो करंट जाएगी उसे हम आर्मेचर करंट बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं, आर्मेचर करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास देखेंगे अब आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट में कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें देखो, इसकी भी यही कंडीशन है कि आर्मेचर टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहता, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा भाई, कांस्टेंट, बढ़ने पर कुछ नहीं चेंज होगा, तो ये आर्मेचर के इसमें रहे। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जब बढ़ाते जा रहे हैं आर्मेचर करंट, तो हमारा टार्क भी बढ़ते जाएगा एक लिनियरिटी में। ठीक है, देखो, डीसी मोटर का आर्मेचर टार्क फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे। शंट मोटर में सॉफ्ट पर लोड परिवर्तित करने से, कहां पर, सॉफ्ट के ऊपर लोड को परिवर्तित करने से पोल की फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं। ठीक है, यह स्थिर होता है, इसलिए मोटर का आर्मेचर टार्क आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये स्थिर है हमारा फ्लक्स। अब ये स्थिर है भाई, तो हमारे पास तो ये हो गया ना, अगर ये स्थिर रहेगा तो हमारे पास ये आर्मेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो सीरीज मोटर और शंट मोटर में ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस रहेगा, तो इसको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक ये बन रही है, इसको हम देखते हैं, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है, ये नो लोड की कंडीशन में है, नो लोड, और ये फुल लोड पे है। ठीक, नो लोड के ऊपर जो स्पीड है क्या है, यहां पर है, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ा तो कुछ ना कुछ इसकी स्पीड कम होते गए। इसका मेन रीजन होता है, ये बहुत कम स्पीड कम होती है, जैसे 2% से 5% तक रहती है, ये स्लाइडली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक हम बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि बेक ईएमएफ हम बात करें, 200 वोल्ट हमने सप्लाई दिया और 10 एम्पियर हमारा करंट आर्मेचर में जा रहा है, मान लिया हमने, और ये हमारे पास 0.1 आर्मेचर रेजिस्टेंस है, दोनों का गुना करेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा, 200 में से -1 करा, तो ये हमारे पास 99, 199। ठीक है, 199 है। जैसा एम्पियर बढ़ा तो ये वाला हमारे पास अलग से गया, एम्पियर बढ़ा है तो ये वाला अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक, डीसी मोटर की स्पीड, जैसे मैंने आपको बोला ये वाली, ठीक है, होती है। शंट मोटर को लोड, शंट मोटर को लोड परिवर्तित करने से बैक ईएमएफ और कोर की फ्लक्स स्थिर रहती है। शंट मोटर पर लोड परिवर्तित करने से, किसके ऊपर, शंट मोटर पर लोड को परिवर्तित करने से बैक ईएमएफ और पोल की फ्लक्स स्थिर रहती है, इसलिए इसकी स्पीड भी स्थिर होती है। क्या, इसकी स्पीड भी स्थिर होती है। तो ये ध्यान देखना, बैक ईएमएफ इसकी स्थिर रहेगी, फ्लक्स स्थिर रहेगा, स्पीड भी इसकी स्थिर मानेंगे हम। अतः इसका यूज हम जहां पर स्थिर स्पीड की आवश्यकता वहां पर यूज करेंगे। लेकिन फुल लोड पर आर्मेचर करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ने से बैक ईएमएफ का मान कुछ कम हो जाता है। अतः फुल लोड पर शंट मोटर की स्पीड 2% से 5% कम हो जाती है। इसका यह गुण स्लाइडली ड्रॉपिंग स्पीड गुण कहते हैं। ठीक है, कौन सा गुण कहेंगे, स्लाइडली ड्रॉपिंग स्पीड गुण कहेंगे। स्पीड आर्मेचर टार्क क्या है, स्पीड एंड आर्मेचर टार्क के बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। शंट मोटर की स्पीड आर्मेचर टार्क की करंट उसकी आर्मेचर करंट के समान होती है, आर्मेचर करंट के समान होते हैं, अतः शंट मोटर पर टार्क बढ़ने से उसकी स्पीड भी 2 से 5% कम हो जाती है। शंट मोटर पर
उसकी टार्क बढ़ने से स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कौन सी देखेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में हम दो से चार मोटर टाइप देखते हैं, हम अलग अलग। ठीक है। तो देखो, एक पोल के ऊपर दो वाइंडिंग करते हैं, उसमें दो वाइंडिंग वो एक शंट वाइंडिंग करेंगे, एक सीरीज वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, दो वाइंडिंग हमने, एक ये एंड ये दूसरी वाइंडिंग। ठीक है, इस पोल के ऊपर हमने कर दिया ये। अब देखो, अब इसके कनेक्शन मेन रहते हैं कि भाई इसके कनेक्शन कैसे है। यहाँ तो क्या हो रहा है, इधर से आ रही और इधर जा रही, यहाँ पे भी इधर से आ रही इधर जा रही है। मतलब कि पोल की फ्लक्स क्या है, सेम चल रही है, सेम डायरेक्शन में। तो इसमें रिजल्टेंट फ्लक्स दोनों का ऐड हो जाएगा, शंट प्लस सीरीज हो जाएगा। ठीक है, शंट प्लस सीरीज हो जाएगा। जैसे कि ये यहाँ से करंट इधर से आएगी, तो ये आर्मेचर में आएगी, वो एक सीरीज वाइंडिंग से होकर आएगी। और यहाँ पे एक आएगी शंट करंट, ये इधर से होकर आएगी। तो इसकी भी डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के दोनों जुड़ रही है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई हमने क्या देखा था कि यार हमारा जो स्पीड है वो फ्लक्स के तो ऑपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है। अब देखो, वह कंपाउंड मोटर जिसमें शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग में करंट के प्रवाह की दिशा समान होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाते हैं। इसके पोल की परिणामी फ्लक्स शंट तथा सीरीज दोनों वाइंडिंग की फ्लक्स का योगफल होते हैं, दोनों वाइंडिंग के फ्लक्स का योगफल होती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण इसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। कैसा? सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण, किसके कारण? सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण इसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। और शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण, नो लोड के कारण इसकी स्पीड खतरनाक रूप से नहीं बढ़ती है। तो इसमें दोनों वाइंडिंग होने के कारण दोनों के गुण पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज करते हैं इंटरमीडिएट हाई टार्क के लिए हम यूज करते हैं, रुक रुक कर जहां पर चलती है मोटर, वहां पर हम करते हैं। अर्थात ऐसा लोड जो बार बार परिवर्तित होते रहता है, उस जगह पर हम करेंगे। ठीक है। इस मोटर के शाफ्ट पर लोहे की एक मोटी वहील का यूज करते हैं हम। वहील लगाते हैं जिसे फ्लाई वहील कहते हैं, फ्लाई वहील कह के। ठीक है। अब कंपाउंड मोटर में ही डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर आता है। कंपाउंड मोटर में डिफरेंशियल, कम्युलेटिव कंपाउंड में हमने पढ़ा। अब कौन सा आ रहा है? ये डिफरेंशियल। इसमें क्या रहेगा, यहां से तो करंट जा रही है, ठीक है, और ये करंट यहाँ से निकल रही। अब यहाँ से इधर से होकर जाएगी नीचे से, और यहाँ पे निकलेगी ये। तो ये दोनों फ्लक्स आपस में कैंसिल आउट होगी, तो इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स रहेगा, ये कट हाफ हो जाएगा। शंट से माइनस माइनस कर लेंगे, इसके द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उससे माइनस करेंगे हम इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट तो जा रही है, लेकिन इधर से ये ऊपर होगी, और ये क्या, इधर से आ रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन इसकी चेंज है। ठीक है। अब हम देखेंगे वह कंपाउंड मोटर जिसमें शंट और सीरीज वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग की करंट की दिशा विपरीत होती है, इसलिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं उसको। ठीक है। इसके पोल के परिणामी फ्लक्स दोनों वाइंडिंग की फ्लक्स के डिफरेंशियल होती है। ठीक है। इस मोटर को स्टार्ट करने पर यह उल्टी दिशा में स्टार्ट होती है। कैसी? उल्टी दिशा में स्टार्ट होगी, फिर रुक कर अपनी सही दिशा में घूमती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज वाइंडिंग में एक समांतर में स्विच को लगाते हैं, और वो स्टार्ट होने के समय स्विच को हम उसको शॉर्ट कर देंगे, और उसके स्टार्ट होने के बाद उसको ओपन करेंगे, जो कि मैं आपको बताता, ये वाला ये है। ठीक है। इसका मेन रीजन ये है कि जब स्टार्ट करते हैं तो उल्टी दिशा में ये काम करती है, इसलिए हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसको शॉर्ट कर देते हैं, फिर इसको ओपन करेंगे। इस मोटर पर लोड बढ़ने से इसकी स्पीड बढ़ती है। ध्यान देना, वहां पर तो कम होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी स्पीड बढ़ती है। इसको हम सेल्फ लोडिंग गुण कहते हैं। कौन सा गुण बोलेंगे? सेल्फ लोडिंग। तो ये आपको पूछ सकता है कि सेल्फ लोडिंग गुण कौन सी मोटर में पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। ठीक है। इस मोटर को लोड बढ़ने से इसकी आर्मेचर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यह मोटर जल जाती है। ठीक है। इसलिए इस मोटर का यूज हम व्यवहारिक रूप में नहीं करते हैं, केवल प्रयोगशाला में उसका और अनुसंधान कार्य में इसका यूज करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि मोटर का यूज, कौन सी मोटर का यूज कहाँ पर करते हैं।
जैसे कि संट मोटर का यूज कहाँ पर करेंगे, तो संट मोटर मीडियम स्टार्टिंग टार्क के लिए करेंगे और कांस्टेंट स्पीड के लिए करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे है, मीडियम स्टार्टिंग टार्क कौन सी मोटर में आते हैं, संट में आते हैं, और कांस्टेंट स्पीड संट मोटर है। अब यूज बोले तो लेथ में हम करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, रेसिप्रोकेटिंग पंप में, और फैन में, ब्लावर में, और मस मैकेनिक टूल में इसका यूज करेंगे। ठीक है, एंड सीरीज मोटर की मैं नेक्स्ट बात करूंगा। सीरीज मोटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूज को ध्यान देना है। किसका, कैरेक्टरिस्टिक हाई स्टार्टिंग टार्क और वेरिएबल स्पीड में हम इसका यूज करेंगे। हाई स्टार्टिंग टार्क एंड वेरिएबल स्पीड में। ठीक है, तो स्टार्टिंग टार्क हाई रहेगा, उसका यूज कहाँ पे करते हैं, ट्रैक्शन में करेंगे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ट्राली, कार और कैरेंट्स एंड होइस्ट में इसका यूज करेंगे। इनका नाम याद रखना आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो। और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करें तो ये कम्युलेटिव हाई स्टार्टिंग टार्क और वेरिएबल स्पीड में हम यूज करते हैं। इंटरमीडिएट हाई टार्क टूल, सीट्स एंड परचेयर, एलिवेटर, कन्वेयर, हेवी प्लमर मशीन, आईसी मशीन में, और प्रिंटिंग, प्रेशर, एयर कंप्रेशन, रोलिंग मिल में, इन जगहों पर यूज करते हैं। तो इनका नाम याद रखना, इसमें बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नाम याद रखना। एक से दो बार आप वीडियो देखोगे, इजिली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से डीसी मोटर की जो हानियां हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, और बहुत सारे इसको कंट्रोल करने के लिए, ब्रेकिंग के लिए जो भी जितने भी पार्ट्स आएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो मिले, शॉर्ट रिवीजन आप करो। कंटिन्यू इसके मैं पार्ट्स में डालूंगा, और एक सेपरेट मैंने मशीन का क्या करा हूँ, डीसी मशीन के लिए जनरेटर और मोटर, डीसी मोटर क्या एक ही प्लेलिस्ट में डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे, उसको ट्रांसफार्मर का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें डालूंगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा तो 2 से 3 वीडियो हो सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले एग्जाम तक हम पूरा के पूरा रिवीजन करें, 10 से 15 दिन में जितना हो सके उतना हम रिवीजन कर लें, उसको कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए करें। थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, थोड़ा टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हम उसको एक्सप्लेन करते हुए चलें, और लिखना ज्यादा नहीं हो रहा है, रिटर्न करना, तो इस कारण से हमारा टाइम कम कंज्यूम होगा। मैं अभी नोट्स से पढ़ा रहा, फ्यूचर में हम अच्छे बेहतर और करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए हमें, क्योंकि चैनल के ऊपर हम स्टार्टिंग में आए हैं। तो सब्सक्राइबर करें, एक दूसरे को बताएं, जो भी आपके पास ग्रुप है इलेक्ट्रिकल से संबंधित, या मैं कुछ इसमें अलग अलग वैकेंसी को वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को भी आप शेयर करें एक अलग अलग एजुकेशन ग्रुप में, और इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि सब्सक्राइब करने से ना पैसे लगेंगे ना आपको कष्ट होगा किसी भी प्रकार का। बस आप मेरा एक सहयोग करोगे, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यही सहयोग रहेगा। और मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, ई आर मुकेश जमरे विथ स्टडी के नाम से है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना टारगेट, आपके एग्जाम का टारगेट, और मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। जिस टॉपिक में आप वीकनेस है, उसके वीकनेस के बारे में आप बताइए, इससे रिलेटेड लाइए, जो भी आपका है। मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरे से जितना हो सके मैं उसकी सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखना और अपनी तैयारी को मजबूत करना। ठीक है।